हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और हम जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमने वेग और चाल को समझा था, और चाल में हमने औसत चाल के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आज हम वेग में फर्दर डिस्कस करेंगे तात्क्षणिक वेग एवं औसत वेग को। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो अपने लास्ट क्लास में हमने वेग के कॉन्सेप्ट को समझा था, वेलोसिटी को समझा था। समय के साथ वस्तु की स्थिति एवं दिशा में परिवर्तन को वेग कहते हैं, और वस्तु की स्थिति एवं दिशा को हम जिस राशि से निरूपित करते हैं उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है वो ये कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यानी इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि अदिश राशि के बारे में चर्चा हम करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, और अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमने जो राशियां पढ़ी हैं उसमें से दूरी एवं चाल, ये राशियां जो है अदिश राशियां हैं, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा विस्थापन एवं वेग, ये जो हैं ये सदिश राशि हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया। और अदिश और सदिश का सीधा मतलब क्या है? दिशा पर निर्भर। तो ये दोनों राशियां जो हैं दिशा पर निर्भर, हमको दिशा से नहीं मतलब, परिमाण से मतलब है, बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना दूर चली, कितनी चाल है उसकी, बस इतना। लेकिन यहाँ पर जो है परिमाण के साथ साथ दिशा से भी मतलब है, परिमाण और दिशा दोनों से मतलब है। तो कितना कितनी उसकी कितना उसका विस्थापन है, लेकिन किस दिशा में विस्थापन है ये भी जरूरी है। कितना उसका वेग है लेकिन किस दिशा में वेग है ये भी उसके इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक हो गया। तो आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है औसत वेग का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जिसको सीखने जा रहे हैं वो है औसत वेग का। तो मैंने आपको गति बताई थी, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में क्या होगा, वस्तु की जो सिमिलरली एक समान वेग और असमान वेग होगा, एक समान वेग और असमान वेग। दो पॉइंट्स में यहां साइड में लिख ले रहा हूं, एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो एक समान वेग में क्या होगा, वस्तु समान समय अंतराल में जो वस्तु में उत्पन्न विस्थापन होगा वो समान होगा, यानी जो वेग बोल रहे हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वो एक समान वेग हो गया। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे असमान वेग की, यानी कि वस्तु ऐसा नहीं होगा कि ऐसा मतलब रेयर केसेस में, बहुत सारे केसेस में नहीं होगा कि वस्तु का जो स्थिति है और दिशा है वो एक ही बनी हुई है ना। ऐसा मतलब सरल रेखीय पथ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वस्तु की जो परिमाण है और जो दिशा है वेग का वो चेंज हो, समय के साथ दोनों समान ना रह के असमान भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के वेग को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे या फिर असमान वेग कहेंगे। और यहाँ पर हम लोग वेग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं औसत वेग का। मतलब कि सपोज हम ये बात करते हैं कि एक सीधे रास्ते के लिए सपोज यहाँ से यहाँ तक उसका वेग v1 था, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका वेग v2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका वेग v3 हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो तीनों पूरा रास्ता उसने एक वेग से कवर करा, एक समान वेग नहीं था उसका। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो तब हम
एक समान, तब हम वेग को कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे रास्ते के लिए वेग को, अगर किसी एक भाग की बात करें तो वहां पर तो आप बता सकते हैं v1 v2 v3 वेलोसिटी, लेकिन अगर हम पूरे रास्ते की बात करें, पूरे रास्ते में उसका वेग कितना है, तो वहां पर हम औसत वेग से उसको डिफाइन करते हैं। तो औसत वेग क्या है, इसको लिखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालिए औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेग के मात्रक के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा, कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी। चलिए वेग के मात्रक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वेग का जो मात्रक होगा, मात्रक वो सेम होगा जो दूरी का था, क्या? मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसकी विमा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब से आप जो भी राशि पढ़ेंगे नहीं, उसकी विमा भी आपको लिखनी है, डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन होगी L t-1। मात्रक एवं विमा आपको जरूर याद रखनी है। जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, मात्रक एवं विमा, वो आप हर चैप्टर में लगाते हुए फिरेंगे। जो भी आप नई राशि पढ़ेंगे उसके बारे में आप उसका मात्रक एवं विमा जरूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब तक हम जिन जिन राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं वो है दूरी, विस्थापन, ठीक है। इसको आप लोग स्थिति के नाम से भी जान रहे हो, स्थिति के नाम से भी जान रहे हो, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा है चाल और वेग, ठीक है। जो पीछे छूट गया तो उसको फटाफट से यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूरी या स्थिति को हम लोग x से डिनोट कर लेते हैं, विस्थापन को s से डिनोट कर लेते हैं, चाल को हम s से डिनोट कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल s से, और वेग को हम स्मॉल v से। हम ये खुद से डिनोट कर रहे हैं, बशर्ते आपको जरूरत पड़ेगी नहीं इस चीजों को देखने की। इसका जो मात्रक है, इसका जो सूत्र है वो था s इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यानी दूरी बटे समय, और ये हो गया विस्थापन बटे समय, ठीक हो गया। और जो इसका मात्रक है, मात्रक दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है, यानी कि हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल m से। विस्थापन का मात्रक भी मीटर है, स्मॉल m से, ठीक है। चाल का हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं ms-1, ठीक है, एक ही बात है। और इसका भी हो गया मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी हो गया मीटर प्रति सेकेंड मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है विमा की, तो नेक्स्ट लिखिए विमा, नेक्स्ट लिखिए इसकी विमा, डायमेंशन। तो दूरी या स्थिति की जो विमा होगी वो होगी m0 l1 t0, ठीक है, सिर्फ l होती है। ऐसे ही विस्थापन की भी विमा होगी m0 l1 t0, ठीक है। और चाल की विमा होगी m0 l1 t-1, और वेग की विमा होगी m0 l1 t-1, ठीक हो गया। तो ये प्रीवियसली हमने जो भी राशियां पढ़ी हैं अब तक, उन सब के आपको मात्रक विमा याद होनी चाहिए, ठीक हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा लेता हूं और हम लोग औसत वेग को कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, कर ले नोट डाउन, ओके गुड। चलो अब हम लोग औसत वेग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो औसत वेग में क्या होगा बच्चों, औसत वेग में हम लोग नेट विस्थापन ले लेंगे, पूरे जो रास्ता है उसमें कितना विस्थापन हुआ है वस्तु में और कितना समय अंतराल हुआ है, एस एम एस जैसा हमने औसत चाल में लिया, ठीक है, जैसा हमने औसत चाल में लिया था, ठीक है। तो विस्थापन निकालने के लिए हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो अंतिम जो बिंदु है, अंतिम बिंदु सपोज हम बोलते हैं यात्रा का, किसी यात्रा में x2 है, और प्रारंभिक बिंदु जो है वो x1 उसकी दूरी, मूल दूरी से x1 उसकी दूरी, ठीक है। और समय अंतराल जो है वो सपोज t2 माइनस t1 है। वो क्या है, t2 माइनस t1, मतलब कितना समय का जो गैप है वो कितना आ रहा है, ठीक हो गया। तो जो औसत वेग को हम डिफाइन करते हैं, औसत वेग, वेग, औसत वेग को हम डिफाइन करते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन,
स्थिति में परिवर्तन, और स्थिति में परिवर्तन का ही दूसरा नाम क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का ही दूसरा नाम है विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक हो गया? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो एवरेज, औसत वेग को हम वी एवरेज से डिनोट करते हैं, वी एवरेज से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया? स्थिति में परिवर्तन यानी डेल्टा एक्स, ठीक है, परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं और समय अंतराल को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन मैंने भी देखा ऊपर कितना आया है, x2 माइनस x1 आएगा, और समय में अंतराल मैंने देखा है t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप बन गया किसका? औसत वेग का। करना क्या है आपको, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, बट बात को दिमाग में बिठा के रखिए, विस्थापन निकाल लो और समय अंतराल निकाल लो, दोनों को भाग कर लो तो औसत वेग आपको मिल जाएगा, याद रखना। ठीक हो गया? ये वाला पॉइंट कवर अप हो गया, आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो मात्रक वही है, मात्रक वही है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विमा वही है, सारी चीजें सेम है। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पर, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हाईलाइट कर लेते हैं। वेग का मान जब धनात्मक हो, जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, मतलब कि जो वस्तु या पिंड या फिर जो भी चीज गति कर रही है, वस्तु के विस्थापन में वृद्धि, समय के साथ वस्तु के विस्थापन में अगर वृद्धि होगी तो वेग पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वेग नेगेटिव आ रहा है, वेग नेगेटिव आने का क्या मतलब है, वस्तु के विस्थापन में समय के साथ कमी। ठीक है, और अगर वेग शून्य आ रहा है, वेग वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि वस्तु में विस्थापन शून्य है, मतलब कोई विस्थापन नहीं है। ठीक हो गया? तो वेग का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो जब धनात्मक होगा तो आप क्या समझेंगे कि वस्तु के विस्थापन में वृद्धि हो रही है। जब धनात्मक आएगा ना, मतलब x2 माइनस x1 का मान धनात्मक कब आएगा? इतनी बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा अगर और समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से भी समझा देता हूँ। x2 माइनस x1 का मान पॉजिटिव कब आएगा? जब x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा, मतलब कि वस्तु जो होगा उसमें विस्थापन बढ़ता जाएगा। कब? जब वो दूर जाती जाएगी, जब वो अपने जो मूल बिंदु है उससे काफी दूर जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। और ये नेगेटिव कब आएगा? सिमिलरली हम ये बोलते हैं, अगर ये नेगेटिव इसको लाना है, अगर इसको नेगेटिव लाना है तो नेगेटिव कब आएगा? जब x1 बड़ा होगा x2 से। ठीक है, मतलब कि ये मूल बिंदु है तो ये मूल बिंदु के पास आ रही होगी। ठीक है, और जीरो कब आएगा? और ये जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब x2 इज इक्वल टू x1 होगा, मतलब कि जिस बिंदु से वो निकली उसी बिंदु पर वो वापस पहुंच गई। ठीक हो गया? तो ये केसेस आपको जो है दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है आगे चल के हमको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस बात को आप दिमाग में बिठा के रखें। ठीक हो गया? चलो ठीक है, तो अगर ये वेग है, वेग को हम कैसे अगर कोई सदिश राशि होती है तो उसके ऊपर हम ऐसा तीर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ये सदिश राशि के लिए लगाते हैं, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए। ठीक है, ये v जो है इसका परिमाण दिखाता है और ये जो तीर है इसकी दिशा दिखाता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि में। खैर हम अभी यहाँ पर हम v को सिर्फ v लिखेंगे, सदिश राशि पर हम इसको सिर्फ v लिखेंगे, इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही नहीं है सदिश राशि, सदिश राशि जब आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हम उसको प्रॉपर सदिश की तरह ट्रीट करेंगे, प्रॉपर सदिश की तरह ट्रीट
करेंगे। अब जो है भिन्न भिन्न ग्राफों की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सदिश एवं अदिश को हम लोग वेग को हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो शरीर है, एक जो पिंड है, उसका वेग अलग अलग प्रकार से कैसे हम उसको ग्राफीय जो उसका रिप्रेजेंटेशन है उससे उसको कैसे समझ सकते हैं। तो एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले एक एक करके सारे केसेस को कवर अप हम करेंगे। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट ग्राफ है। ओके, अब देखो इस ग्राफ में एक एक्सिस पर मैं ले रहा हूं विस्थापन को और एक एक्सिस पर मैं ले रहा हूं टाइम को। ठीक हो गया। तो ये ग्राफ का नाम क्या हो गया? इस ग्राफ का नाम हो गया विस्थापन समय ग्राफ, क्योंकि वेग जो है इन्हीं दोनों राशियों पर निर्भर है ना। तो मैंने इन दोनों राशियों को यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन समय ग्राफ। अब जरा ध्यान से समझना कि अगर किसी वस्तु के लिए विस्थापन समय ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर किसी वस्तु के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सीधी रेखा मुझे मिल रही है इस प्रकार की, तो मैं क्या मानूंगा, मुझे उससे क्या निष्कर्ष निकालना है। तो जब कोई वस्तु का ग्राफ ऐसा होगा तो मैं ये कहूंगा कि वो वस्तु जो है एक समान वेग में तो है, एक समान वेग में तो है, असमान वेग का ग्राफ मैं दिखा दूंगा। तो इसका मतलब होगा कि एक समान वेग तो उसका है, ठीक है, और कैसा है, धनात्मक वेग है उसका। मैंने बोला था ना धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो एक समान धनात्मक वेग का जो ग्राफ है वो मुझे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं। ठीक, अगर हमको ग्राफ मिलता है इसके अपोजिट, मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर भी सीधी रेखा है, मतलब वेग कैसा है, एक समान तो है ही। बट देखो क्या ये धनात्मक वेग है? नहीं, ये धनात्मक वेग नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ये समय अक्ष है, ये टाइम एक्सिस है, एंड दिस इज विस्थापन। इस अक्ष पर मैंने विस्थापन लिया है एक्स। ठीक है, तो विस्थापन यहां पर ज्यादा था जहां पर समय 0 था। फिर उसके बाद समय बढ़ा, विस्थापन कम हुआ, समय बढ़ा, विस्थापन और कम हुआ, और समय यहाँ पर विस्थापन 0 हो गया। मतलब कि क्या हो रहा है, वस्तु के वेग में, अभी क्या बोला मैंने, पीछे क्या बताया था, विस्थापन में कमी आ रही है, मतलब वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साफ साफ कि विस्थापन में जो है कमी आ रही है, और टाइम के साथ साथ विस्थापन में जो है कमी आ रही है। दैट मीन्स कि जो वेग होगा वो ऋणात्मक होगा, है ना। तो यहाँ पर एक समान वेग तो है, बट कैसा है, ये ऋणात्मक वेग है। ठीक हो गया, तो नोट डाउन कीजिए इसे, एक समान ऋणात्मक वेग, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक हो गया, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो इसमें फिर से हम ड्रॉ करते हैं, ये टाइम एक्सिस है इसकी, ठीक है, समय अक्ष है, और ये हो गया इसका विस्थापन अक्ष, विस्थापन समय ग्राफ, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अगर मैं सपोज करता हूँ कि अब की बार जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार की है कि वो समय अक्ष के समांतर मुझे आती हुई प्रतीत कर रही है ना, एक्स अक्ष के समांतर मुझे दिख रही है, या फिर समय अक्ष या फिर एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, लिख लो यहाँ पर, इसे बोलेंगे रेखा जो है समय अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा। अगर मुझे इस प्रकार का ग्राफ मिल गया जो कि समय अक्ष के समांतर या फिर एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, तो इस दशा में देखो, बताया था पिछली क्लास में भी, समय 0 है, वेलोसिटी
फिक्स है ना, सॉरी विस्थापन फिक्स है, कोई वैल्यू है सपोज यहाँ पे 10 15 जितना भी होगा, समय बढ़ा विस्थापन का मान उतना ही है, समय और बढ़ा विस्थापन का मान उतना ही है। ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, एक ही लाइन पर है, मतलब कि समय के साथ वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु का जो वेग है, वस्तु में वेग जो है वो शून्य वेग है। तो यहाँ पर कहेंगे वस्तु शून्य वेग से गतिमान है, और शून्य वेग कब होगा वस्तु का, विरामावस्था में, यानी व्हेन बॉडी इन इट्स रेस्ट पोजीशन। बात समझ में आ गई? तो 3 ग्राफ, एक समान धनात्मक वेग, एक समान ऋणात्मक वेग और विरामावस्था, समझ में आ गया? ठीक हो गया। अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। आप कहेंगे सर असमान वेग का तो केस डिस्कस करा ही नहीं, तो अब असमान वेग का एक केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक ग्राफ है हमारे पास, ओके, और ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार का मिलता है, ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक हो गया, मतलब एक वक्र के रूप में, एक वक्राकार रेखा के रूप में मिलता है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा समय अक्ष हो गया, और ये हमारा विस्थापन अक्ष हो गया, है ना, विस्थापन समय ग्राफ है ये, वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए विस्थापन समय ग्राफ, दिस इज विस्थापन और ये हो गया समय, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो एक ग्राफ है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वेग जो है एक समान नहीं, अगर एक समान होता तो सीधी रेखा होती ना, ये वक्राकार रेखा है, तो मैं इसे कहूंगा कि असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, असमान वेग यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग के लिए जो लाइन होगी वो सीधी होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये ग्राफ्स जो हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना, ग्राफ्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, तो उनको ही हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रखा है, कोई कार एक सरल रेखा में चल रही है, ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने और फिर इसको सॉल्व आउट भी कर लेते हैं। कोई कार एक सरल रेखा में चल रही है, ठीक है, और कार O से चलकर P तक पहुंचती है, एक बिंदु O से चलकर P तक पहुंचती है। चित्र ठीक है, तो कार ऐसे चल रही है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक सीधी रेखा में, ठीक है, ये कोई एक सीधी रेखा है, इसमें चल रही है कार O से P पॉइंट तक, ये O बिंदु है और ये P बिंदु है, यहां से यहां तक चलती है। एक मिनट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ठीक है, O से P तक जाती है 18 सेकंड में, 18 सेकंड में जाती है O से P तक, और O से P तक 18 सेकंड में जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ से वापस लौट आती है Q किसी बिंदु तक, यहाँ से वापस लौट आती है, कोई बिंदु Q है उस तक, तो P से Q तक आने में उसे लगते हैं 6 सेकंड फिर से, ठीक है, P से Q तक उसे आने में लगते हैं 6 सेकंड। इसके बाद कार का औसत वेग और औसत चाल हमको निकालना है, यानी कि V एवरेज निकालना है, औसत वेग और औसत चाल की गणना करनी है। उसके लिए हमारे पास A और B दो केस है, और इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपको जो क्लास में हमने पढ़ा वो सीखने समझने में हेल्प आपको मिली होगी। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इन्हें एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। अगली क्लास में कंटिन्यू रखते हैं इस टॉपिक को, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।